नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। सितंबर का ये मंथ सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के नाम से। वीएनएम टीवी इस मंथ को लेकर काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट ऑलरेडी कर रहा है, सो इसलिए आज हम भी इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन बच्चों को लेकर। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है न्यूट्रिशन और गलत धारणाएं। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रसाद मुले। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रसाद एमडी पीडियाट्रिक्स हैं। ये पिछले 18 साल से इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये प्रोफेसर हैं एंड कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं एट पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल, जो पारुल यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। सर के जो स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं ये हैं पीडियाट्रिक एस्थमा एंड एलर्जिक डिसऑर्डर एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। न्यूट्रिशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके जीवन में जी। पर जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों को और बच्चों के खान पान को लेकर पेरेंट्स बहुत ही चिंतित रहते हैं हमेशा। तो जब हम बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि एक बैलेंस्ड डाइट देना चाहिए उन्हें। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, ये क्या है और इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं जो इसे एक संपूर्ण बनाती हैं? ये बहुत ही एक रिलीवेंट क्वेश्चन है आरती जी। एक्चुअली बैलेंस डाइट मीन्स नॉर्मली हम डाइट को डिवाइड करते हैं जी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आप मेडिकल भाषा में अगर आप बोलेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें हम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम नॉर्मली विटामिन, मिनरल्स की बात करते हैं। नॉर्मली जैसे आपने सुना होगा विटामिन की टैबलेट्स, सिरप्स दिए जाते हैं जी। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मींस लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनका बैलेंस बना रहे। बैलेंस मींस लाइक सपोज हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अगर सपोज एक बच्चा खा रहा है तो उसमें उसकी डाइट के अंदर 55 to 60% उसका जो डाइट का कंपोजिशन या उसके डाइट का जो हमने बोलते हैं जो पार्ट है वो आपका कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। 15 से 20% प्रोटीन हो और बचा 25 से 30% फैट से हो। बिल्कुल, ये आपका एक आइडियल कंपोजिशन होता है। हाँ जी, ठीक है। अब इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल अमाउंट में, जैसे हम रूटीन फूड खाते हैं उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बाकी रिएक्शंस के अंदर मतलब आइडियल तरीके से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूटिलाइजेशन हो पाए, उसमें इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एक अपना रोल होता है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपने आप में एक फूड नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक फूड है जिसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हम उसको एनरीच करते हैं सो दैट कि हम इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली यूज कर पाए। सो ये जो प्रॉपर डिवीजन अगर आप किसी भी डाइट में मेंटेन करते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि वो एक बैलेंस डाइट है जी। और आई थिंक ये डाइट जो है, अगर हम बात करते हैं जब बैलेंस डाइट संपूर्ण अगर हम बोलें कि खान पान का अगर ध्यान दिया जाए तो वो हर किसी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है जी। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो बच्चे का जो हम बेसिकली हम पीडियाट्रिक की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, तो बच्चों की अगर खान पान में ये बैलेंस रहेगा तो उनका ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रॉपर होगा जी। ओवरऑल उनकी जो इम्यूनिटी है हाँ जी वो बेटर होती है। बिल्कुल, ठीक है। अगर वो ग्रोथ अच्छे से कर रहे हैं तो उनका स्कोलेस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। सो इन शॉर्ट बेसिकली अगर हम बोलते हैं तो लॉन्ग रन में अगर आप बच्चे का बैलेंस डाइट रहेगा तो जो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स हम जिसको बोलते हैं कि बड़ा होने के बाद बच्चे को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कार्डियक डिसऑर्डर्स या जो दिल के जो हार्ट से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो शायद फ्यूचर में कम रहेंगे अगर हम शुरू से ही बच्चे को आदत डालेंगे कि वो बैलेंस डाइट लेता रहे। प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है कि पहले से ही हम बैलेंस डाइट का हमें आइडिया नहीं होता या पेरेंट्स को आइडिया नहीं होता या हम शायद उनको प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते हैं या प्रॉब्लम को पता नहीं होता कि बैलेंस डाइट क्या होती है। जो लेट हो जाते हैं तब हम उनकी सारी चीज़ों को एड्रेस करना शुरू करते हैं, उसको हम साथ को बोलना शुरू करते हैं। थोड़ा लेट है उनमें, इसलिए अभी से अगर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे तो शायद प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं पेरेंट लैक भी कर जाता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है। आप जो मेडिकल टर्म्स यूज कर रहे हैं शायद कुछ पेरेंट्स ने तो सुने भी नहीं होंगे वो टर्म्स। तो आई थिंक वो लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज के वजह से हो जाता है कि भाई बच्चों को खान पान में कुछ ना कहीं हम पूरा संपूर्ण जो बोलते हैं बैलेंस डाइट वो ना दे पा रहे हो। बच्चे का जन्म होता है तो उस समय गायनेक के साथ साथ काफ़ी सारे दूसरे एक्सपर्ट्स भी होते हैं उसके जन्म के समय, और आप पीडियाट्रिशियंस भी उसका पार्ट बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि एक डाइटिशियन को भी इसमें एक रोल प्ले करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अब ग्रेजुअली डाइटिशियन का
जो रोल है इन सब चीज़ों के अंदर, अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे स्कूल्स हैं, इवन उन स्कूल्स के अंदर अभी डाइटिशियन अपना एक उनका रोल होता है, वो पेरेंट्स को भी अवेयर करते हैं रिगार्डिंग कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या देना चाहिए, उनके फूड के क्या कंपोनेंट्स होना चाहिए। इवन जितने पब्लिक स्कूल्स होंगे शायद बड़ौदा में, वहाँ पर एक प्रॉपर डाइटिशियन होती है जो उनके स्कूल्स के अंदर जो किचन होता है वहाँ पे कुकिंग का पैटर्न क्या है वो सारा डिसाइड वही लोग करते हैं। इवन अब मेजर हॉस्पिटल्स जो है, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी सारा जो पेशेंट्स को मिलने वाला फूड है वो सब डाइटिशियन ही डिसाइड करती है। पहले ऐसे होता था कि जो बन रहा है वो बस खिला दो, बट इन सब के अलावा जो अभी घर के अंदर जो है उसके जो फूड या कुकिंग होता है जो हाउस के लेवल पे, वहाँ एक इश्यू अभी भी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में क्या बनने वाला है या कौन सा फूड बनेगा वो डिसीजन हमारी मम्मी होती है या दादी होती है, वो डिसाइड करती है, ग्रैंड पेरेंट्स डिसाइड करते हैं बच्चों के। और दूसरा उसके अलावा फिर सोसाइटी का जो प्रेशर है ना हमारे यहाँ, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फूड ऐसे हैं जो हम अच्छे होते हुए अभी सीजनल फूड है, हमें जो खाना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी प्रेशर इतना है, सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, टैबू है उसके साथ में अटैच्ड है कि ये फूड खाने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो ग्रेजुअली बहुत सारे फूड को हम नहीं खाते बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस। शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, और इन्फॉर्मेशन हम लेने का कोशिश भी नहीं करते हैं, और अगर इन्फॉर्मेशन है तो शायद इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने सारी चीजें हैं ना इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, मीडिया है, गूगल है, तो गूगल में तो आप जो डालते हो शुरू के 4 पेज पढ़ते हो, उसके बाद तो कोई पढ़ता नहीं है। तो ये सब जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है रादर देन इन्फॉर्मेशन। हम हमेशा डाइटिशियन को जो है अपनी दिनचर्या में तभी इंक्लूड करते हैं जब कोई तकलीफ आती है। ये बेसिक हमारी अब एक मेंटालिटी हो गई है कि जब बच्चे का या तो वजन बढ़ गया है या बच्चे को कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे आपने बताया अगर हो गई है, तभी पेरेंट्स उसका संपर्क करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये व्यूअर्स आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब बच्चा छोटा है तभी उसका जो मेन ढांचा जो है, उसका खुद का बॉडी स्ट्रक्चर है, वो तब से ही शुरुआत होती है। अगर उसी समय आप अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को देते हैं, और जिस तरह सर ने बताया कि बैलेंस डाइट, तो वो नॉलेज जो है वो आपको तभी लेना है। तो उसी समय अपने डाइटिशियंस, आप पीडियाट्रिशियंस को भी कंसल्ट कर सकते हैं, दे कैन गाइड के भी कौन डाइटिशियन उनको हेल्प कर सकता है। फूड को लेकर पहली बात तो गलतफहमी है, ये तो आपने बता दिया, किस तरह की है अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दे सकें। देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि हमारे जो 2 कंपोनेंट मेन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट जी। अब हमने मान लिया है कि शुगर जो है ना, शुगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है जी, पर एक्चुअली रियलिटी शुगर हमारी बॉडी की नेसेसिटी है जी। जो बच्चा है सुबह से लेके शाम तक खेलता है, कूदता है, हमारा जो मेन कंजम्पशन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर यूज होती है। अगर तो आप उसको बचपन से ये बोल दोगे तो शक्कर मत खा, क्योंकि शक्कर खाने से फ्यूचर में तुझे डायबिटीज हो जाएगा, या फिर शुगर खाने से बच्चा मोटा हो जाता है, तो ये तो हमने अभी डिसाइड कर लिया कि शुगर कम खानी है। या जो थोड़े भी बच्चे ज्यादा वजन की तरफ होते हैं उनको हम शुगर खाना कम कर देते हैं। तो शुगर तो ऐसा है कि शुगर हमें जितनी चाहिए बॉडी उसको कैसे भी करके डिराइव कर ही लेगी जी। अगर आप शुगर का क्वांटिटी कम कर दोगे तो बॉडी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगी, उससे शुगर बनाना शुरू करेगी और उसको यूटिलाइज करेगी जी। तो इन शॉर्ट शुगर जो है हमारे बॉडी में कैसे भी करके चाहिए, बिकॉज एक्टिविटी आप करोगे तो एक्टिविटीज़ के लिए, ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए आपको शुगर की ज़रूरत है। तो शुगर से ज़रूरत नहीं कि फैट बनेगा या शुगर से आप मोटे हो जाओगे या वेट गेन होगा जी। शुगर से एक ही, अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हो और आपका एक्टिविटी कम है तभी शुगर से वजन बढ़ेगा जी। फिर शुगर के रिलेटेड और भी चीज़ें, जैसे अगर आप बोलते हैं कि एक तो मैंने बताया आपको डायबिटीज का जी। फिर आजकल ये बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में आई, खासकर जो हमारे एडोलेसेंट्स बहुत यूज करते हैं हाँ जी। जो डाइट कोक आता है जी, करेक्ट। अब डाइट कोक जो बेसिकली आप देखेंगे तो उसमें कैलोरी वाइज कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, ओनली उसके अंदर ये है कि उन्होंने शुगर को फ्री कर दिया है, पर उसके अंदर आप कैलोरी का अगर कंटेंट देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। तो आपको बेसिकली किसी भी चीज को कंजम्पशन करते समय ये देख लेना चाहिए कि उसके अंदर कैलोरीज कितनी है जी। अगर आपको कैलोरी कॉन्शियस इतने हैं तो दैट इज वन थिंग। अगर आप सिमिलरली प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे लिए, बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो प्रोटीन हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, मसल डेवलपमेंट के लिए, बच्चा जैसे अर्ली स्टेज में अगर प्रोटीन डाइट नहीं लेगा तो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट इन लॉन्ग रन में इफेक्ट होने वाला है। अब देखेंगे तो काफी सारे बच्चे जो आजकल गवर्नमेंट सेटअप या हॉस्पिटल्स में रहते हैं वो लीन थीन होते हैं, गवर्नमेंट उनके लिए प्रोग्राम चला रही है बिकॉज उनका माल न्यूट्रिशन इज बहुत कॉमन एक फैक्टर है जो देख रहे होंगे जी। तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन में प्रोटीन का
रोल प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन ये बच्चे लेते रहें। जी। अब प्रोटीन का सोर्स क्या है? नॉन वेजिटेरियन के लिए तो खैर बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे वो लोग मीट, फिश, एग सब खा सकते हैं। वेजिटेरियन के बारे में एक मिथ हमेशा रहता है कि वेजिटेरियन फूड के अंदर प्रोटीन नहीं है। हाँ जी, वो बहुत बार सुना है हमने। हाँ जी, हमेशा कि वेजिटेरियन फूड जो है वो उसमें लो अमाउंट में प्रोटीन है, तो सबको अंडे शुरू कर दीजिए जी। अब अंडा खाना नहीं खाना ये एक पर्सनल चॉइस है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अंडा खाने वाले लोग आपको थोड़े कम मिलेंगे। आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो यू विल गेट बहुत सारे लोग आपको अंडा या फिश या मीट खाने वाले आपको मिल जाएंगे। बट वो जो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हम जो नॉर्मल हमारा जो खाना बना हुआ है, जैसे आप दाल चावल खाते हैं, दाल चावल के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, जो केवल चावल में होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो केवल दाल में होते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आइडियल एक खिचड़ी जो बनती है या दाल चावल जो है वो एक अपने आप में अच्छा फूड है, और उसके अंदर काफी सारे जो हम बोलते हैं प्रोटीन्स या एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो उसमें होते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं। तो उसी तरह से हम जो ये दालें होती हैं अलग अलग दालों को चूज करके उसको हम यूज कर सकते हैं। राइट। तो सिमिलरली फैट के बारे में भी है कि फैट खाने से कोविड में बच्चे ज्यादातर घर पर थे और बहुत सारे बच्चों ने बेकिंग सीखा है, किसी ने पिज्जा बनाना सीखा है, तो बहुत सारे चीज, शुगर इंटेक बहुत बड़ा है, फैटी इंटेक बहुत बड़ा है। तो जब मोटापे की बात आती है तो ऐसा ही कहा जाता है कि भाई जो फैट्स है उसी के वजह से आपने वेट पुट ऑन किया है, वही सही कल्प्रिट है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सी अगेन परसेंटेज वाइज अगर आप सब कुछ प्रॉपर प्रोपोर्शन में खाते हैं, हाँ तो कोई भी एक ऐसा चीज नहीं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे और अगर कंज्यूम नहीं करेंगे वो भी वेट गेन करेगा। जी। प्रोटीन से अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं जैसे और उसका अगर आप कंजम्पशन नहीं करेंगे तो वो सब चेंज होते रहेंगे एक दूसरे के अंदर। फैट का भी सेम ही है। अगर आप फैट का, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोपोर्शनेट 25 to 30% अगर आपके डाइट में फैट है, तो कुछ फैट भी हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना बाकी 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी है। राइट। अगर आप फैट को नहीं लेंगे तो फैट के जो रिलेटेड मेटाबॉलिक फंक्शंस है हमारी बॉडी के, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है हमारी बॉडी की, कुछ जो हमारे सेल मेम्ब्रेन जो सेल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसका डैमेज होता है, उसकी रिकवरी के लिए, फिर उन सब के लिए फैट का अपना एक फंक्शन है, लुब्रिकेशन फंक्शंस के लिए। तो अगर आप फैट बिल्कुल ही यूज नहीं करते हैं तो वो भी लॉन्ग रन में कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है। फैट की प्रॉब्लम एक ही है कि आप कौन से टाइप का फैट यूज करते हैं, वो एक जरूर, खासकर वो भी एक बड़े एज ग्रुप में एडोलेसेंट के बाद आप देख सकते हैं जिसमें हम बोलते हैं ना अच्छा कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल बोलते हैं जी। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हम नॉर्मली हमारे फूड के अंदर वो वाला फैट ज्यादा यूज करें जिसके अंदर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं जी, जो नॉर्मली बेटर होता है जी। अगर आप सैचुरेटेड फैट्स यूज करेंगे तो थोड़े से लॉन्ग रन में डेंजरस हो सकते हैं, पर बच्चों के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर वो बैलेंस फूड की तरह उसको ले रहे हैं जी। सर आजकल एक और नया ट्रेंड भी चल रहा है कि भाई बच्चे जो हैं, स्पेशली जो हम अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं तो खाने को लेकर बहुत ज़्यादा फंसी हैं। ये सब्जी नहीं खानी है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, या फिर चबाना नहीं है, मैश फूड ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी आजकल ट्रेंड भी है। तो अगर आप देखें तो कई बच्चों को मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं कि भाई अच्छा ये नहीं खा रहा है तो ये दवाई दे दो, अच्छा वो नहीं खा रहा है तो इसका 3 महीने का कोर्स कर दो। तो क्या ये मल्टीविटामिन्स हैं या आयरन है, ये जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं, क्या ये सही में न्यूट्रिशियस जो हमारा खाना है रूटीन में उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं? क्या कहेंगे उसके बारे में आप? नहीं कर सकते ना जी। रीजन एक ही है उसके पीछे। जैसे आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आयरन का जी। आयरन जो है हमारी बॉडी की नेसेसिटी है। हाँ जी। आयरन स्मॉल, आपने देखा बच्चे फंसी हो जाते हैं, बच्चे इरिटेबल होते हैं। जब भी आयरन डिफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर, बच्चे का जो है एनीमिया, माइल्ड एनीमिया डेवलप होगा, फंसी हो जाएगा, खाना खाएगा नहीं। लेकिन अगर उसको स्मॉल अमाउंट में आप आयरन शुरू करते हो, जिसको हम बोलते हैं कि एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए नहीं बट ओनली उसकी इरिटेबिलिटी कम करने के लिए जी, उसका एपेटाइट इंप्रूव करने के लिए आप स्मॉल अमाउंट में उसका आयरन डोज शुरू कीजिए, उसका एपेटाइट इंप्रूव हो जाएगा। एपेटाइट तो इंप्रूव हो जाएगा बट आयरन से उसका वेट गेन या उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होने वाली है। अच्छा। उस एपेटाइट इंप्रूव होने के बाद अगर आप उसको सप्लीमेंट्स या गुड अमाउंट में आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं दोगे, अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड जो हम रूटीन में खाना खाते हैं, अगर वेजिटेरियन से तो अपना वेज फूड है, दाल चावल रोटी सब्जी जो हम खाते हैं वो, या फिर अगर नॉन वेज वाले हैं जैसे जिसका अपना अपना फूड का पैटर्न है, अगर उस हिसाब से अगर खाना नहीं देगा तो उससे उसका वेट नहीं इंप्रूव होने वाला आयरन से अकेले से। सिमिलरली आपके जो विटामिन है उसका भी है। विटामिन अब
कुछ विटामिन जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि ए डी जो विटामिन होते हैं इनका तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी है बॉडी के अंदर, ये तो काफ़ी लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर भी रहते हैं। पर जो बी कॉम्प्लेक्स वाले हैं अगर आप इनको देते भी और आप बहुत सारा भी दे देंगे तो उनकी लाइफ बहुत छोटी है, थोड़े दिन में तो वो बॉडी में से निकल ही जाने वाले हैं। तो ये कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। टेम्पररी आप उनकी एपेटाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपको उनको फूड में ही ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। अगर फूड में सब कंपोस्ट होगा तो ही उनका लॉन्ग रन में इम्प्रूवमेंट होने वाला है। बिकॉज ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन में। जैसे अगर आप सब्जियों की बात कर रहे थे, जैसे आप हरी सब्जियां हैं जी, अब हरी सब्जियां खाने का जैसे हम बोलते हैं पालक के अंदर बहुत आयरन होता है। हाँ जी, ठीक है, पालक के अंदर आयरन है, लेकिन अगर आप सारी लीफी वेजिटेबल जितनी भी हम सबके अंदर आयरन अच्छा होता है, रिच। हाँ जी, हाँ जी। तो हम बोलते हैं कि सबको लीफी वेजिटेबल खाना चाहिए, बच्चा नहीं नॉर्मली उसको पसंद नहीं है जी, तो फिर आप उसको अल्टरनेटिव करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे सकते हैं, मैश करके एक लिमिट एज ग्रुप तक आप दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसको चीविंग करना, जैसे बच्चे का 6 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक हम बोलते हैं कि बच्चे को फूड का टेस्ट के साथ में उसको टेक्सचर भी आ जाना चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप हर चीज को मिक्सी में करके पेस्ट बना के दे देंगे तो उसको कभी भी बिल्कुल टेक्सचर नहीं पता पड़ेगा। बिल्कुल। और एक लिमिट के बाद बच्चे को टेक्सचर नहीं आप उसकी टंग को डेवलप कर सकते, क्योंकि क्या है कि हर फूड का जैसे अगर आप मुंह में जाता है तो उसका आपको एक फीलिंग आती है, स्वाद आता है, एक टेक्सचर आता है। सही बात, बिल्कुल। मजेदार फूड है कि एकदम ब्लैंड सा है, मतलब कोई भी खुरदुरा फूड, वो जो टेक्सचर वाली फीलिंग वो टंग को एक लिमिट एज तक आती है। उसके बाद में भी बच्चे की जब कैपेसिटी स्पिट आउट करने की हो जाती है तब आप उसको कुछ भी खिलाओगे वो बाद में फिर उसको निकाल देगा बाहर। काफी हद तक मैंने देखा है कि पेरेंट्स 1.5 पौने 2 साल तक के बच्चों को भी मैश फूड खिलाते हैं, और इसीलिए बच्चे आई थिंक कई हद तक दांत यूज ही नहीं करते हैं, या तो वो मुंह में भर कर रखते हैं और फिर जब वो थोड़ा सा पतला हो जाता है तो वो उसको गल्प कर लेते हैं पूरा। तो वो चबाने की जो प्रोसेस है, चबाने का, च्यू करने का, वो आता ही नहीं है बच्चों को। उसके पीछे हमारे पास टाइम नहीं है। एग्जैक्टली वही, बिल्कुल सर, होती थी ना, अब हमारी फैमिलीज ज्यादा तो न्यूक्लियर होती है, खासकर सिटी में तो यही हो गया है। हो क्या गया है कि एक फैमिली के अंदर एक माँ है, एक या 2 बच्चे हैं, हस्बैंड दिन भर बिजी है, वाइफ भी अगर वर्किंग है तो बच्चे को खाना खिला दिया, उसके बाद सब खाना खाएंगे जी, ये एक टेंडेंसी डेवलप। बिल्कुल सही बात है। अब बच्चा सबसे ज्यादा टाइम लेता है खाना खाने में, तो जितनी जल्दी हो जाए उसको हम खिला दें। तो खिलाने का तरीका तो ये है कि वो आराम से बैठ के चबा के खाता रहे, तो वो उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हमने उसको मिक्सी में घुमाया, बच्चे को स्पून से दिया, बच्चे को ना फूड का पता है ना टेक्सचर समझ में आ रहा है, तो हर चीज को अंदर डाल रहा है। बिल्कुल, ठीक है। नहीं तो हमने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, उसको पता ही नहीं क्या खा रहा है, टीवी के सामने बैठा हुआ है, सब कुछ अंदर जा रहा है, तो उससे कभी पता नहीं पड़ेगा कि उसको क्या खाना था, क्या खाया है। और जब उसको आप अकेले इन सब चीज़ों को दोगे, अगर वो अकेला बैठा हुआ है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो शायद फिर वो नहीं खाएगा खाना। तो हमने हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सही बात है, हमारा काम आसान हो जाए उसके लिए हमने ये सारी बीच में बच्चों को चीजें दे दी हैं, और फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि अब बच्चा खा नहीं रहा है, और फिर एडिक्शन मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है, तो अब मैडम मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम जब बच्चों को दोष देते हैं वो गलत है। एज अ पेरेंट हम कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजीज को लेकर शायद गलत जा रहे हैं। वी शुड थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस, आई फील सर, क्योंकि उसके बच्चा खाकर राइम सुनकर खाना खाता है, इसलिए शायद मेरा भी खा सकता है। तो वो तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम भी उसी डायरेक्शन में चलते हैं, और फिर हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं। और खाने को लेकर ही स्पेशली बहुत सारे पेरेंट्स वरिड रहते हैं, और आजकल आप देखें तो जो छोटी एज में नॉर्मल बच्चे, अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे लीन ही आपको दिखते हैं, क्योंकि खाने से ज्यादा उनको बाकी सारी चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। नॉर्मली हम सब जैसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं क्लिनिक में उनको सजेस्ट भी करता हूँ कि नॉर्मली अगर आपको एक आइडियल एनवायरनमेंट बनाना है फूड का या खाना खाने का, तो बेस्ट है कि आप एज ए फैमिली खाना खाने बैठिए, और फैमिली जब खाना खाने बैठती है तो टीवी ऑफ होना चाहिए। तो टीवी अगर ऑफ नहीं रखते हैं आप, तो फिर बच्चा भी देख रहा है कि पेरेंट्स भी टीवी देख रहे हैं, वो टीवी के साथ देख रहे, तो हमें भी टीवी के साथ देख के खाना, शायद यही नॉर्म है। बिल्कुल। दूसरा, उनको आपकी प्लेट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है आप, है ना, तो अगर आप उनको अलग से एक प्लेट देते हैं, उनकी प्लेट की साइज भी आपके प्लेट जितनी बड़ी ही होनी चाहिए, भले उनके अंदर सर्विंग कम हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरी छोटी प्लेट क्यों। नॉर्मली आपने देखा होगा बच्चों की प्लेट छोटी होती है, उनकी प्लेट भी सेम साइज की होनी चाहिए, भले उसके अंदर सर्विंग अमाउंट कम हो, तो वो उनको एक अट्रैक्टिव होता है कि मैं
इक्वल हो इस फैमिली के अंदर, अदरवाइज वो अपनी प्लेट को साइड में रखेगा, आपकी प्लेट में से खाना शुरू कर देगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो वो एक छोटी छोटी चीजें जो होती है ना बच्चे के लिए, ये सब साइकोलॉजिकल है उसके लिए। बिल्कुल। आजकल बहुत सारे बच्चे फिटनेस को लेकर फिटनेस की दिशा में जा रहे हैं, ऐसा कहा जाए कि बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कई बच्चे मैराथन के लिए स्पेशली ट्रेन होने जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए आइडियली किस तरह का न्यूट्रिशन, अगर हम बोले कि इन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अगर आप उसके ऊपर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? एक्चुअली सजेशन में बेसिकली ये जितने भी एथलेटिक वाले जो ग्रुप है, मेनली सारे जो हमारे स्कूल गोइंग होते हैं या टीनेज वाले जी, ये लोग या जिम में जाते हैं या जहाँ पर भी इनकी एक्टिविटीज हैं, इनको अगर इनका कंजम्पशन ठीक है तो दे कैन टेक हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट, कोई इशू नहीं है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इनकी डेफिनेटली ज्यादा होती है, तो जितना ये खाएंगे उतना ये लोग आराम से इसको पचा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है कि इनको फैट डेवलप होगा या वेट गेन करेंगे। सो इनके अंदर इतना इश्यू नहीं है। तो मेनली हाई प्रोटीन डाइट इज रिकमेंडेड। जितना ये अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडा या फिर जो भी चिकन या जो नॉर्मल इनके फिश वगैरह, हाँ फिश या उसके हिसाब से आप ले सकते हैं जी, या फिर मीट जो भी ले सकते हैं, तो वो सब इनको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रोटीन आपके जो वेगान्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन फूड कम है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही रिसेंटली अगर आपने सुना होगा तो हमारे जो कैप्टन है क्रिकेट टीम के कोहली जी, उन्होंने भी रिसेंटली बिकम कन्वर्टेड इनटू वेगन। बिल्कुल सडनली ऐसा नहीं कि सडनली सब कुछ हो रहा है, बट वेगन फूड में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप नट्स ले सकते हैं जो जिसके अंदर इनफ अमाउंट में प्रोटीन है, और सिमिलरली उसके अंदर जितने वॉलनट्स पीनट्स हैं उसके अंदर आप इनफ अमाउंट में फैट भी है, प्रोटीन भी है। सीरियल्स है, सारे सीरियल्स के बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं आपके। लेग्यूम्स है, जितनी आप दालें बोलते हैं, उसमें भी जो आप पीज हैं, बीन्स हैं, उन सब के अंदर काफ़ी प्रोटीन्स और फैट्स है। तो वो सब चीज़ें हम रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सफिशिएंट, क्योंकि वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं। जो लोग इंटेक है और इसका जितना इंटेक है मतलब उसको बर्न करना बहुत जरूरी है, तो उनका फैट का इशू नहीं है जी। प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है कि हम केवल खाते रहते हैं, रहे हैं, हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो स्टोर होगा बॉडी। राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और आई थिंक इसीलिए इस दौरान कोविड के समय में बहुत सारे बच्चों ने वेट पुट ऑन भी किया है, क्योंकि कहीं बाहर निकले नहीं बच्चे, कोई फिजिकल एक्टिविटी में जा नहीं पा रहे थे। जाते जाते क्या मैसेज आप हमारे पेरेंट्स को, व्यूअर्स को दे सकते हैं रिगार्डिंग न्यूट्रिशन के बारे में? न्यूट्रिशन सबसे पहले तो जो भी हमने एक न्यूट्रिशन के बारे में कंसेप्ट बनाया है जी, बच्चे के बर्थ के बाद में अप टू 6 मंथ, जैसे हम नॉर्मली एज ए पीडियाट्रिशियन में वही सजेस्ट करूँगा, अप टू 6 मंथ हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस करते हैं कि मदर को सब कुछ आप खाने के लिए अलाउ कीजिए। नॉर्मली एक हमारी सोसाइटी ऐसी भी है जो मदर्स को अलाउ नहीं करती है कि मदर्स ने ये नहीं खाना, बच्चे को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बच्चे को आप मदर को सब अलाउ कीजिए। बच्चे को 6 मंथ तक केवल मदर का फीड दीजिए। 6 मंथ से लेके नेक्स्ट 12 मंथ तक जो आपका रूटीन एक फूड है जो आप घर में बनाते हैं जी, उसको ग्रेजुअली उसकी कंसिस्टेंसी इंक्रीज करते जाइए, और देन 12 महीने आते तक जो घर में आपके फूड बनता है उस सबका टेस्ट बच्चे को आप एक बार करवा दीजिए। अदरवाइज एक बार वो 12 महीने से ऊपर चला जाएगा या उसका एक एज लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो फिर उसकी कैपेसिटी, उसके जो पैर चलने लगेंगे, तो फिर डिफिकल्ट है आप उसको कन्विंस कर पाओ कि ये फूड भी उसके लिए न्यूट्रिशियस है। तो एक तो वो पार्ट हो गया। दूसरा यह है कि हम जो फूड फैड है, जो सोसाइटल प्रेशर है, उसको थोड़ा साइड में रख के हम हमारे बच्चों को सारे टाइप के फूड हमको देना चाहिए। फ्रूट्स को जिसको हम बोलते हैं, वी शुड नॉट निग्लेक्ट दैट आल्सो। फ्रूट हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में काफी सारे होते हैं, जो हमारी बॉडी में वियर एंड टियर हो रहा है कंटिन्यूअस, उसको डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए फ्रूट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल है स्पेशली, जी बिल्कुल, स्पेशली बोलना चाहूंगा जी। अदरवाइज आप फ्रूट तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सीजनल फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जी। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने परसेंटेज जैसे बताया उस प्रोपोर्शन में आप देते रहें। विटामिन्स का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन सप्लीमेंट्स वंस इन अ वाइल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, लेकिन उसको हम प्राइमरीली ये नहीं बोल सकते कि सप्लीमेंट से ही किसी का वेट गेन होने वाला है, सप्लीमेंट से ही बच्चे का ग्रोथ है। सप्लीमेंट की तरह यूज़ किए जाने चाहिए, तो उसको प्राइमरी फूड नहीं बनाना चाहिए। और जैसे ही अगर आपके डॉक्टर या आपके फिजिशियन एडवाइस करते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं, तो उसको स्टॉप कर दीजिए जी। अगर हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो उसकी प्रथा है, और उसके रिलेटेड जो हमारे वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है, चाहे वो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें लोकली जो अवेलेबल है उनका बच्चों को स्वाद करवाना बहुत ज़रूरी है। कुछ वेजिटेबल्स तो आई थिंक सर बच्चों ने नाम सुने भी नहीं होंगे। अगर हम देखने जाएं, जैसे हम स्नेक गॉड की बात करते हैं, आजकल तो बॉटल गॉड भी नहीं
सुनते हैं बच्चे। अगर आप बोले कि दूधी तो वो भी बच्चा बोलता है कि वो क्या हो रहा है। भाजी में सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बथुए की भाजी आती है, इतनी सारी चीजें आती हैं जो बच्चों को सिर्फ पालक पता है या फिर आलू पता है। आलू पता है के नाम पे ज्यादातर बच्चों को आलू ही जी पता है। बिल्कुल, सबको पसंद भी आता है बिकॉज उसमें कोई टेक्सचर नहीं होता है और टेस्ट के नाम पे कुछ Right. इतना मसाला डाल दिया उतना जी उसका जी जी टेस्ट होता है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक एज अ पेरेंट हमारी ड्यूटी है, एज एन एजुकेटर ये ड्यूटी है कि हम उनको एनकरेज करें। रूटीन लाइफ में भी हम बच्चों को कहें कि भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, दाल रोटी खानी चाहिए। दाल रोटी खाने में, चबाने में बच्चा आलस करता है क्योंकि उसको बैठ के च्यू करना पड़ता है। तो आजकल बहुत बच्चे जो हैं राइस का इजी ऑप्शन ढूंढते हैं क्योंकि इजीली वो चबा सकते हैं इसीलिए। पर आई थिंक शॉर्टकट्स ना देते हुए अगर हम बच्चों को सही तरीके से न्यूट्रिशन दें और उन्हें इस चीज़ का महत्व बताएं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे दिनचर्या में अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को इससे कितना फ़र्क पड़ता है, कितनी अच्छी ग्रोथ होती है बच्चों की, इसकी अगर इम्पोर्टेंस एक बार बच्चों को पता चल जाएगी तो आई थिंक इट बिकम्स अ रूटीन। और एक बार रूटीन बन गया तो फिर एज अ पेरेंट आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चे ने क्या खाया क्या नहीं खाया। वो बन जाता है कि भाई इस समय मुझे फ्रूट खाना है, इस समय मुझे ये खाना है। तो आई थिंक वो एक फिर दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आप हमारे साथ आज जुड़े इस टॉपिक पे बात करने के लिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। VNM TV किड्स के YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए। हमारी चर्चाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के हिस्से बनिए, इसका पार्टनर बनने की कोशिश करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको यहाँ आने वाली हर खबर, हर जो चर्चा है उससे आप अप टू डेट रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।